अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम बल और कूलाम बल का सदिश निरूपण देख लिया था। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग कूलाम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान से सुने, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहली बात कौन सी, हमने जैसे कूलाम नियम पढ़ा था, हमने फर्स्ट बात यही पढ़ी थी कि जो कूलाम बल लगता है वो हमेशा स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। किसके मध्य लगता है? स्थिर आवेशों के मध्य। किसके मध्य लगता है? स्थिर आवेशों के मध्य। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे ही आवेश गतिशील हो जाते हैं, जैसे आवेश क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं, तो आवेश की गतिशीलता के कारण आवेश गतिशील होते ही क्या बन जाती? धारा बन जाती है। और जब धारा की चालक में प्रवाहित होती है, उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। मतलब गतिशील आवेश के ऊपर चुंबकीय बल के साथ, ये कूलाम बल के साथ साथ कौन सा बल भी लगने लग जाता है? चुंबकीय बल भी लगने लग जाता है। तो पहली बात याद रखें, स्थिर, ये जो कूलाम बल लगता है हमेशा कौन से आवेश के मध्य लगता है? स्थिर आवेशों के मध्य ही लगता है। नंबर दूसरी बात, ये जो कूलाम बल लगता है, ये जो कूलाम बल लगता है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। कूलाम बल कितनी मीटर दूरी से? 10⁻⁻15, जिसको हम लोग फरीमीटर ही बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या में। तो याद रखें, कूलाम बल इतनी दूरी से कम दूरी पर नहीं लगता है, क्योंकि इतनी कम दूरी से जैसे ही हो जाती है, वहां पर बच्चों हमने पढ़ा है प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल कौन सा बल लग जाता है? नाभिकीय बल लगता है। तो आप याद रखें, कूलाम बल कितनी दूरी तक लगता है? 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी दूरी पर लगता है, इससे कम दूरी पर नहीं लगता। इससे कम दूरी पर कौन लगता है? नाभिकीय बल लगता है। ओके, अगली बात, नंबर तीसरी जो बात है वो सुनिए आप। जो कूलाम बल लगता है, ये जो कूलाम बल है, ये दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करता है। क्या करता है? दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम की। इसको हम लोग दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना के लिए क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमने कूलाम बल पढ़ा था, F समानुपाती 1/r² होता है। तो आप याद रखें, कूलाम बल जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करता है। यहां तक हमने बच्चों पढ़ लिया था कूलाम का नियम, और ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप याद रखेंगे। कई बार इनमें से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटी सी बात आप ये लिख सकते हैं, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? ये किसके मध्य लगता है? हमेशा स्थिर आवेशों के मध्य, जबकि गतिशील आवेशों के मध्य चुंबकीय बल भी लगना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र बनने लग जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बनने लग जाता है, जिसकी बात हम लोग करेंगे अगले चैप्टर्स में। लेसन नंबर 7 से स्टार्टिंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग इस बातों को ध्यान से रखें, ध्यान से पढ़ें। एक बार बुक अवश्य पढ़ लें ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको बड़ा देख सकें। ओके, इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग आगे, और आगे है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत, या इसका एक नाम और है बहुल आवेशों के द्वारा लगाया गया बल। मतलब किसी निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, उसमें चुंबकीय विद्युत बल किस प्रकार से लगता है उसकी हम लोग बात करेंगे। एक बार देखिए आप लोग, मैं इसको सोल्व करने के लिए माना मैंने एक
निकाय लिया है जिसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, मैं मानूं एक निर्देश तंत्र है अक्ष वाई, और इस निर्देश तंत्र में बहुत सारे आवेश उपस्थित है, मैं आवेश बहुत सारे मानता हूं। कौन कौन से हैं? मैंने माना Q1 आवेश है, मैंने माना Q2 आवेश है, मैंने माना Qn आवेश, मतलब बहुत सारे आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn आवेश हैं। और इसी निकाय में एक आवेश और उपस्थित है Q0, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमश है R1 सदिश, R2 सदिश, Rn सदिश और R नोट सदिश। ओके, और मैं मानता हूं, मैं क्या करता हूं कि इस Q नोट पर सभी आवेश के द्वारा बल लगाया जाता है, तो मैं मानता हूं इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाता है, इस तरफ, क्योंकि समान प्रकृति है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इस लगने वाले बल का जो नाम है वो हो जाएगा F01, Q नोट पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार से इसके द्वारा इस पर हो जाएगा, इसको लिखेंगे F02, Q नोट आवेश पर लगाया गया Q नोट आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, और ये हो जाएगा F0n, जिसको बोलेंगे Q नोट आवेश पर Qn द्वारा लगाया गया बल। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ इस Q नोट आवेश पर, इस बेचारे Q नोट आवेश पर सभी आवेश क्या लगा रहे हैं? आपस में बल लगा रहे हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है, ध्यान से सुने, किसी आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान, किसी आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान, मैं मानूं उसको F0, लगने वाले बल का मान निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा, ये आवेश, ये आवेश, ये आवेश, सभी आवेशों द्वारा इस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, इस Q नोट आवेश पर लगने वाले बल का मान, मतलब जो टोटल बल लगा है उसका मान, इस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा इस आवेश पर लगाए गए अलग अलग लगाए गए बलों के योग के बराबर होता है। मतलब F0 का मान जो होगा वो सभी बलों के योग के बराबर। सभी बल कौन कौन से लग रहे हैं? यहां लग रहा है F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ Q3 होगा तो F03, 4 होगा तो F04, यहाँ प्लस F0n सदिश। ये कौन सा सिद्धांत है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, अब हम लोग इन बलों की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, आप क्या देख रहे हैं? ये जो F0 आएगा, ये F0 क्या बन जाएगा? यहाँ F01 देखिए आप ध्यान से एक बार, F01 ये रहा, इसका इस तरफ लगने वाला बल, तो इसके अनुसार हम लोग इसका स्थिति सदिश देखेंगे, तो इस स्थिति सदिश क्या बन जाएगा? F01 सदिश। F02 देखें हम लोग, तो इसका सदिश क्या बन जाएगा? R02 सदिश। और n वाले क्या बन जाएगा? R0n सदिश। ओके, तो यहां से बल का मान जो हम लोग जानते हैं वो बल क्या होता है? कूलम्ब बल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और साथ में n कैप R कैप। तो यहां से F01 का मान क्या हो जाएगा? K Q1 किसके पर 0 पर, तो K Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप प्लस F02 को ध्यान से देंगे, F02 ये वाला
इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, K Q2 Q0 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप, प्लस अगर तीसरा होगा तो K Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर R02 3 कैप, अगर चार होंगे तो K Q4 Q0 अपॉन R04 का स्क्वायर R04 का कैप, 5 होगा तो K Q5 Q0, समझ गए। तो हम लोग कौन सा लेंगे, एन वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा डॉट 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 प्लस K QN Q0 अपॉन R0N का स्क्वायर और R0N का कैप। अब आप देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पर एक चीज कॉमन नजर आ रही है, कॉमन क्या नजर आ रही है, K और Q0, हम लोग इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये जो F परिणामी आएगा, F0 जो है वो आ जाएगा, K को और बाहर ले लीजिए, ये लीजिए K ले लिया मैंने बाहर, और आप क्या बाहर ले सकते हैं यहाँ से कॉमन, Q0, तो मैंने K और Q0 को ले लिया बाहर कॉमन। हम इनको एक कॉमन रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सबका योग कर रहे हैं, योग मतलब समीशन कर रहे हैं, आपने बारंबारता बंटन सारणी पढ़ी थी, हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं उसको, तो मैं यहाँ पर एक समीशन लिखता हूँ, ये लीजिए समीशन। ओके, अब ध्यान से देखिए, समीशन मतलब योग करेगा, तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पहला चरण कौन सा है, Q1, बाद में कौन सा है Q0, तो एक बार मैं इसको थोड़ा नॉर्मल रूप में लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ से कॉमन बाहर के लिया, K Q0 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप, प्लस यहाँ क्या बचेगा Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप, प्लस हम n1 लिख लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास योग हो रहा है और एक पंक्ति वाइज क्रम बन रहा है, यहाँ आ रहा है Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, यहाँ आ रहा है R01 R02 R03 R04 R01, तो एक समीशन योग बन जाएगा, तो हम लोग इसको नए रूप में लिख सकते हैं F0 बराबर K Q0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ समीशन, मैं लिखता हूँ I बराबर 1 से लेकर n तक, और देखो क्या लिखता हूँ मैं लिखता हूँ इसको QI अपॉन R0I का स्क्वायर और R0I का कैप। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ये रूप क्यों बनाया, समीशन का मतलब क्या होता है, जोड़ करना, तो आप देखिए सब में कॉमन क्या रखिए, Q0 तो मैंने ले लिया कॉमन, आप एक बार I बराबर 1 रखिए, तो I बराबर 1 रखेंगे, हो जाएगा Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप, ये फर्स्ट, प्लस I का मान कितना रखिए, 2 रखिए, तो आ जाएगा Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप, प्लस 3 रखिए, बन जाएगा Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 का कैप, प्लस I की जगह 4 रखिए, बन जाएगा Q4 अपॉन R04 का स्क्वायर R04 का कैप। मतलब मैं अध्यारोपण के सिद्धांत से टोटली मान ये बता सकता हूँ कि किसी निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाला टोटल परिणामी बल उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए सभी बलों के योग के बराबर होता है। यही क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, जो हमारे पास सामने पढ़ा हुआ है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी थोड़ी सी थ्योरी आप बुक से पढ़िए, बाकी चलते हैं हम लोग आगे। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि मेरे पास दो आवेश पड़े हुए हैं, एक 9e और एक 4e, यहां पड़ा हुआ है, ए बिंदु पर
नो ई आवेश, और यहां बी बिंदु पर पड़ा हुआ है 4 ई आवेश, जो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित हैं। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जाम्पल आपकी बुक में एक क्वेश्चन के रूप में बोलता हूं, एक बार सुन लो ध्यान से, कि दो आवेश हैं 9e और 4e, एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित हैं, तथा तीसरा आवेश q दोनों के मध्य कहां रखा जाए कि ये निकाय संतुलन में रहे। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूं, दो आवेश हैं 9e और 4e, एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित हैं, तीसरा आवेश q, इन दोनों के मध्य कहां रखा जाए कि निकाय संतुलन में रहे। तो मैं मानता हूं, माना q आवेश 9e आवेश से अक्ष दूरी पर उपस्थित है। मुझे अक्ष का मान निकालना है, तो मैं लिखता हूं अक्ष दूरी पर उपस्थित। तो मैं मानता हूं यहां पर कोई q आवेश है जो 9e से कितनी दूरी पर उपस्थित है, अक्ष दूरी पर। ओके, तो यहां दूरी कितनी बच जाएगी, ये वाली, ये टोटल दूरी कितनी है r, ये कितनी है अक्ष, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस अक्ष। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब यहां इस q को रखते हैं तो निकाय क्या होता है, संतुलन में होता है। तो आप देखिए यहां पर आपके पास इस निकाय में दो ग्रुप बन गए, एक तो ये और एक ये। मैं मानता हूं ये समान प्रकृति के, तो प्रत्यक्ष बल लाएंगे। मैं मानता हूं ये इस तरफ लगने वाला बल F है और इस तरफ लगने वाला बल F डैश है। तो जब निकाय संतुलन में होगा तो दोनों बलों का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। मतलब इधर लगने वाला बल और इधर लगने वाला बल दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो जिधर बल ज्यादा रहेगा उस तरफ वो निकाय ज्यादा जाएगा। तो हमें निकाय संतुलन में रखना है, मतलब दोनों स्थिर अवस्था में रहेंगे। इधर लगने वाला बल उधर लगने वाला बल आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब प्रश्नानुसार मैं क्या कह सकता हूं कि जो f की वैल्यू है वो किसके बराबर है, f डैश के बराबर है। ओके, मैं f का मान रखूं, f का मान ये लगने वाला बल, और आप जानते हैं कुलाम बल क्या जानते हैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 कौन है, k नो e इंटू q2 कौन है, q अपॉन r स्क्वायर कौन है, ये दूरी कितनी है, अक्ष स्क्वायर, बराबर f डैश कौन सा, ये वाला बल, और ये वाले बल का कुलाम बल अगर मान रखेंगे तो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 कितना है 4e इंटू q2 कितना है q अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। काटे इसको, k से k कट जाता है, e से e कैंसिल, q से q कैंसिल, तो देखो कितना बच गया, यहाँ बच गया 9 बट्टा अक्ष स्क्वायर, यहाँ बच गया 4 बट्टा r माइनस अक्ष स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग, ये इसका होल स्क्वायर है। ओके, अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल कर दूं, क्या कर दूं मैं, वर्गमूल कर दूं, वर्गमूल करने पर वर्गमूल करने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर रूट ऑफ 9 बट्टा 4 बराबर, सॉरी 9 बट्टा अक्ष स्क्वायर बराबर, ये इधर इस तरफ होगा 4 बट्टा r माइनस अक्ष का होल स्क्वायर। जैसे इसको खोलेंगे ये बनेगा 3 बट्टा अक्ष बराबर, ये खुलेगा 2 बट्टा r माइनस अक्ष। सोल्व करते हैं, ये इस तरफ बजर गुणा, ये इस तरफ बजर गुणा, तो ये इधर बच जाएगा, तो जाएगा 3r माइनस 3x बराबर, ये इस तरफ जाएगा, हो जाएगा 2x। ओके, मैं इसको इस तरफ पक्षांतर कर सकता हूं, तो हो जाएगा 3r बराबर 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5x। मुझे किसका मान निकालना था, अक्ष दूरी का, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 3r बट्टा 5। मतलब इस निकाय को संतुलन में रखने के लिए, इस निकाय को संतुलन में रखने के लिए जो दोनों आवेश 9e और 4e जितनी दूरी पर उपस्थित हैं
उस दूरी के कितने भाग पर, 3/5वें भाग पर किसको रखना पड़ेगा, क्यू आवेश को रखना पड़ेगा, जिससे ये निकाय किस में रहेगा, संतुलन अवस्था में रहेगा। ओके बच्चों, एक बार आप लोग यहाँ तक देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।